बिग मेम साहब के हमारे इस सफर में अब तक आपने देखा गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ की मेम साहब के हुनर और उनकी काबिलियत अपनी एक नई पहचान बनाने की। अर्चना जी बनी है गाजियाबाद शहर की सिटी मेम साहब। जी फॉर जीनियस हुई है वर्तिका जी। नीतू गुप्ता जी अलीगढ़ की सिटी मेम साहब हुई है। हर एक शहर से हमने चुनी एक मेम साहब अपने ग्रैंड फिनाले के लिए। और इस खूबसूरत कारवां में हमारा अगला पड़ाव है पौराणिक नगर वाराणसी। शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, माँ गंगा की पावन धारा, शिव शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अवधूत के पावन धाम जहाँ जन जन के गौतम राम, जहाँ राम लला की मस्त मड़ैया तिनके केहू ना आकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी नगरी में मैं प्रिय सिन्हा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंसानों को मोक्ष देने वाली परम पवित्र गंगा मैया के गोद में अभी मैं बैठा हुआ हूं और गंगा नदी किनारे बसा ये शिव नगरी, इस नगरी की चर्चा हम शब्दों में नहीं कर सकते। जिस धरती पर भगवान शिव के चरण पड़े हो, उस धरती की पूजा इंसान तो क्या भगवान भी करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम बड़ी भाग्यशाली है कि आप लोगों के ऑडिशन के बहाने ही सही इस पावन धरती पर हमें आने का दोबारा मौका मिला। तो आइए महादेव के दर्शन करता हूँ और कराता चलता हूँ। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। मेम साहब को डिफाइन करना मेरे नज़र में तो वो है कि जिसका विजन बहुत ब्रॉड हो, उसको सारी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वही बिग मेम साहब बन सकता है। मेरी फैमिली के तो सभी मेंबर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, खासतौर से हस्बैंड भी और भी जो भी हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिन घरों में ये सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हद तक करना चाहिए। अगर लेडीज़ को कुछ आता है, उसको टैलेंट है, तो उस टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद के मुताबिक ही वाराणसी शहर की ढेर सारी मेम साहब भी ऑडिशन ग्राउंड पर पहुंची। और हम ऑडिशन हॉल में पहुंच गए हैं। क्या आप तैयार हैं? ये तैयार है और हम भी तैयार हैं अपने जजों का वेलकम करने के लिए। आपकी भरपूर तालियों में स्वागत करते हैं जागृति राही और कल्पना शर्मा जी का। सारे पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खूब अच्छा खेलिए और बनारस का नाम रोशन कीजिए। अपनी एक नई पहचान बनाने की तलाश में मेम साहबों का जोश देखने वाला है, जो पूरे उत्साह से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, हम सीधा ऑडिशन वेन्यू में पहुंच चुके हैं, जहां बहुत सारी मेम साहब बैठ के इंतजार कर रही हैं अपने ऑडिशंस की बारी का, और कुछ मेम साहब फॉर्म भर रही हैं, लाइन में लगी हुई है। तो जो बैठी आई है उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? जी, सुमन नाम है। सुमन जी, आप जी। एक मेम साहब बनना चाहती हैं? जी हाँ। तो उसके पहले आप मेम साहब बन चुकी हैं? नहीं नहीं। जी, मैं मेम साहब की लाइफ बहुत ही टिपिकल होती है, बहुत खट्टे मीठे जीवन के अनुभव होते हैं और खट्टे छोड़ दे, मीठे अपना ले। मीठे मीठे अनुभव होते हैं। आपसे मिल के लिए तो और बहुत ही मीठे मीठे अनुभव हो रहे हैं जी। हाउसवाइफ है? तो ये हाउसवाइफ कोई सरकारी महकमा है? हाँ, ये गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। यस। सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती हैं? सुबह उठ के सबसे पहले तो बाथरूम जाते हैं। पूछने का मतलब ये था कि सबसे पहले उठ के भैया को देखती है कि नहीं? नहीं देखते हैं, वो तो है, आपने वहाँ से काट दिया, हम बताते ना। मैं ऐसे तो हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, ये बताए कुछ एक्स्ट्रा आता है आपने? डांस, सिंगिंग? नहीं, गाना सुनना।
गाना सुनना आता है। तो मैं कौन सा गाना सुना दूं आपको? तनु जी, ये नाम किसने रखा आपका? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड ने रखा? तो मम्मी पापा क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, बिग मेम साहब के ऑडिशंस के लिए बनारस की सारी मेम साहब यहाँ ऑडिशन हॉल के बाहर मौजूद हैं और अभी अभी मैंने इन सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि ऑडिशन हॉल के अंदर ये हमारे जूरी मेंबर्स को इम्प्रेस कर सके। अब देखना ये है कि इनमें से किन का लक और किन की मेहनत और किन की परफॉर्मेंस हमारे जूरी मेंबर को खुश कर पाती है। हेलो मैम। यहाँ आने का आपका मुख्य मकसद क्या था? क्यों आना चाहती थी बिग मेम साहब में? एक्चुअली मैम घर में तो मैम साहब है ही हैं, मगर सोच रहे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हुए पूरी करते हुए कुछ बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मतलब पूरी की जाए और बाहर निकल कर देखें कि आगे दुनिया है क्या। तो शादी के बाद आप लोग एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? हम तो उनको ए जी कहते हैं। अच्छा, कोई और सपना आपके मन में है? कहना चाहूँगी ज़रूर से मैम, आजकल मैम सीरियल में दिखाते हैं जो किलर्स होते हैं और किडनैप करते हैं लड़कियों का और रेप केसेस, बहुत सारे केसेस आजकल दिख रहे हैं। तो इस वजह से लड़कियों का बाहर निकलना बंद हो जाता है मैम। लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं। हम यही कहेंगे कि आजकल के जो लड़के हैं वो कम से कम लड़कियों की रेस्पेक्ट करें। उनके ऊपर जो तेजाब छींक देते हैं या बहुत सारे गंदे गंदे काम करते हैं मैम, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी बहन होती है, सबकी भी कोई लड़की होती है, कोई बहन होती है, कोई किसी की माँ होती है। तो लड़कों को हम सोचते हैं कि ये सब क्यों नहीं समझ में आता है कि हर नारी को रेस्पेक्ट से देखना चाहिए। आप अपनी बेटियों की ज़िंदगी किस तरह से देखना चाहती हैं? उनको क्या करना चाहती हैं? आज भी यही चाहती हूँ कि जो दिन मैंने देखे मैं अपनी बेटियों को कभी नहीं देखने दूंगी जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी। मैंने आज तक यही देखा है, पुरुषों के समाज में औरत को आज भी वो सम्मान नहीं है, चाहे वो भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। मैं जब छोटी थी तो माँ बाप ने ये कहा कि 8 तक पढ़ के शादी करनी है, बोझ समझ के इधर उधर करके इंटर होने के बाद जैसे तैसे जल्दी जल्दी शादी कर दी। उसके बाद ससुराल में प्रॉब्लम है, हमसे मतलब नहीं है, अब तुम्हारा वहीं सब कुछ है। तो सब मुझे तो लगता है कि मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ थी, लेकिन मेरी बेटियाँ मेरे लिए बोझ नहीं है। मुझे मेरी ताकत समझ में आती है। मैं कभी नहीं चाहती कि वो दुख से ये मतलब कि हर बात पे मेरा ये था, मैं 20 साल ससुराल में रही, लेकिन हमेशा मेरे ससुर ताना मारते थे, तेरा क्या है यहाँ पे, क्या है, तू क्या लेके आई है, तू जा यहाँ से। ये था और आज भी मुझे यही तकलीफ़ है। हमेशा सब कहते हैं तेरा क्या है, मैं अपनी पहचान के लिए परेशान हूँ। तो आपके हस्बैंड आपकी भूमिका को आपको वो अप्रिशिएट करते हैं इस तरीके से? बाहर तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन घर में थोड़ी सी उनके अंदर कमी है। लगता है कि घर में और बड़े लोगों को होना चाहिए था, होना चाहिए। सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। अकेले रहने में अच्छा है, लेकिन अकेले रहने में अच्छा नहीं है। कभी कभी मैके के लेके कुछ बातों को ना हम तो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं ना, मैके वाले क्या जिंदगी भर तो साथ देते नहीं है। एक ही बात को लेके पिंच नहीं करना चाहिए। उनका क्या है कि वो घूम फिर के वो बात को 1-2 बार जरूर बोलते हैं, वो चीज़ हमें नहीं अच्छा लगता। हम कहे या तो आप हमको सर्विस करने दीजिए, हम आपको पैसा कमा के दें, लेकिन हम अपने बच्चे से मजबूर हैं। मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बच्चे को पूरा घर में देखना, उसको ट्रीट देना, पढ़ाई है कैसे है क्या नहीं है, उसको अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि आप बाहर देखते हैं तो घर संभालना, औरतों को ये नहीं समझना चाहिए कि घर संभालती हो, खाना बना दी, बस इतना ही तुम्हारा बहुत है, तुम लोग और क्या करोगे, तुम्हारी इमेज नहीं है। सब मर्द कर सकता है, लेडीज़ नहीं कर सकती, ऐसा उनके दिमाग में थिंकिंग है। इस चीज़ को हम उनको निकालना चाहते हैं। भ्रूण हत्या के बारे में आपकी क्या सोच है, उसको बताइए। जब हम स्कूल में थे, वो स्कूल में नारी शिक्षा पर और नारी के सम्मान पे बहुत बल दिया जाता था। स्कूल टाइम में एक बात यहाँ पे फिट है, यत्र नार्यस्ति पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जब संतान होती है उसको कैसा संस्कार देना है या किस तरह से उसको पालना पोषना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जिस तरह आप एक बेटे को सपोर्ट करते हैं, बेटी को भी सपोर्ट करके देखो। हम खुद भी किसी की बेटी हैं और मेरे माँ बाप को बेटा नहीं है। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। कि मेरी कुछ ऐसी बातें थी मैम, उसको हम याद भी नहीं करना चाहते। जब मेरी बेटी वो मैं गर्भ से थी तो 5वें महीने का मेरे पेट में था, तो मेरी सास लोग मेरे हस्बैंड से बोले फिर बेटी होगी। तो गोरखपुर में उनका ट्रांसफ़र था, मैं वहाँ गई थी, तो उन्होंने बहुत हमारे साथ हॉस्पिटल में ले गए, अबॉर्शन करा दिया, वो बेटा ही था। फिर वहाँ से हमें
क्वार्टर पे गए तो बाहर बैठे हुए थे, तो क्वार्टर का ताला बंद करके हमारे ससुर सर और हस्बैंड वापस घर चले गए। हम बाहर ही बैठे रह गए। बगल वालों ने सपोर्ट किया, बुलाया, खाना पीना दिया। बड़ी वाली लड़की जो मेरी बेटी आई है 5 साल की थी, तो फिर हम वहाँ से कैसे कैसे आए, मेरे पास 5 पैसा। इस तरह की पूरी संघर्ष को झेलने के बावजूद आप इतना कर रहे हैं, आपकी बेटी आपके साथ है। हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, और केवल इस मंच से नहीं, बनारस की पूरी जनता की तरफ से औरतों के लिए आप एक उदाहरण बन सकती हैं। जहाँ कुछ मेम साहब अपने अनुभव और सुख दुख हमारे जजेस के साथ बांट रही हैं, वहीं कुछ अपनी बारी का पूरी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अपर्णा जी, आपने यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, आपको अपनी टीम को समझाना है। अगर ये लोग समझ गए तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये लोग समझ गए। ठीक है जी? इस बीच प्रियेश की मस्ती भी जारी है। अब बोलिए आप आ जाइए मैदान। नहीं, ये तो इशारा कर रहे हैं आप। ये इशारा है, दिस इज चीटिंग। नो, ये क्या है? ये इशारा है। आपको अपने लिए बताना है, बिग मेम साहब बताना था आपने। शो में आप आए हैं, आप किसी और तरीके से बता सकते थे। चलिए मैं आपको दूसरा चांस देता हूँ, आपने कोई ऐसी बात नहीं है। यस। और आप भी जी फॉर जीनियस बनी है। जवाब देने वाले को हम देते हैं माइक। आप अपने हस्बैंड को प्यार से क्या बुलाती हैं? ए सुनो। अच्छा, कोई नाम नहीं लेती हैं। जिस दिन आपके हस्बैंड नाराज होते हैं उस दिन आप क्या करती हैं? खाना अच्छा बनाती हैं या पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाती हैं? मैं उनके सामने रहती नहीं। आपको मौका मिलता है कि देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप पहला काम क्या करना चाहेंगी? सारे नेताओं को हटा दूंगी। नेताओं की वजह से यहाँ करप्शन बहुत है, बिल्कुल नेताओं को हटा दूंगी। अकेले राज करेंगी? अकेले मैं राज नहीं करूंगी, मैं खुद भी हट जाऊंगी और यहाँ पे वो हो जाएगा, नागरिक राज्य हो जाएगा। बिग मेम साहब क्यों बनना चाहती हैं? मैं इसलिए बिग मेम साहब बनना चाहती हूँ ताकि मैं समाज में अपना स्थान बना सकूँ। इसके अलावा मेरा भी अपना अस्तित्व है, और मैं ये कहना चाहूँगी, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक कर अंगार बनती है। जो सदा रौंदी गई हो मिट्टी समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। आपको यहाँ आने के बारे में कैसे पता चला? टीवी के जरिए। बिग मेम साहब क्यों बनना चाहती हैं? रिश्ते से तो मेरी पहचान बहुत है। मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, लेकिन मुझे खुद की एक अपनी पहचान बनानी है। मुझे लोग जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मान लीजिए आपको 92.7 FM का आरजे बनाया जाए जी, तो आप शुरू कैसे करेंगे? जैसे क्या बोलेंगी? कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को इला पांडे का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों देखिए, आज हम आपके साथ में लाए हैं कुछ हंसाने और कुछ गुनगुनाने के लिए ये कार्यक्रम। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और लीजिए आप सबसे पहले अपने पसंद का ये गाना सुनिए, ये बेहतरीन गाना इस फिल्म का। दुल्हा मिलल बा देहाती, हम शहर के लड़की, वो दुल्हा मिलल बा देहाती, हम शहर के लड़की। आपका कोई सपना ऐसा रहा हो जो पूरा ना हो सका हो? मैम ऐसा है कि जैसे मुझे ये लगता है कि जब मैं मैके में थी तो लोग मुझे कहते थे ये उनकी लड़की है, ये उनकी बहन है, और जब मैं ससुराल आई तो उनकी बहू है और उनकी पत्नी है, अब बेटा हो गया है तो उसकी मम्मी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे कहें कि नहीं, ये बिग मेम साहब के विनर है, वो देखो ये इन्होंने बिग मेम साहब में पार्टिसिपेट किया था। रंजना जी, आपकी शादी को 22 साल हो गए जी, और आप स्टेट लेवल तक खेली हैं जी। आप जब अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखती हैं तो आप अपने आप को कहाँ पाती हैं, जबकि आप अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानती हैं? ये तो दर्द उठा दिया आपने।
पीछे मुड़ के देखने के लिए मत बोलिए। मैं यहाँ बिग मैम साहब में आई हूँ, पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए आई हूँ। बताया कि आप गाती हैं। जी सुनाइए, कुछ सुनाना चाहते हैं। जी। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल रे, हो लाल मेरी। हमारी ढेर सारी मेम साहब जो अपनी बारी की प्रतीक्षा के साथ साथ अपने किचन के लिए देख रही हैं अलग अलग जायकों से भरपूर कैच मसाले। मैं बहुत छोटी थी। हाँ। मेरे घर में टीवी नहीं था जी। और ऐसा कोई साधन भी नहीं था कि मैं कहीं पे ये कर, मैं बगल के घर में जाती थी जी। और कहीं पे टेप वगैरह भी किसी के बजते थे तो मैं बहुत बहुत ध्यान से सुना करती थी और डांट भी मुझे पड़ती थी कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देती है, इसको जो है कि हमेशा गाना मेरा बहुत ही बचपन से मेरा ये शौक है। मैं बहुत शौकीन हूँ गाने का। निमिया की डरिया मैया झूले नी झूलन वाहो। क्या क्वालिटीज़ आप अपने अंदर देखती हैं? 5 क्वालिटीज़ कोई बताइए। एक तो लोकल जो सोशल सोच है आपकी, वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए हर इंसान की अपने हिसाब से। घर को किस तरह से जैसे कि मेम साहब का एक गृहिणियों का कार्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग आप घर किस हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, आपकी जितनी लिमिटेशन है आय की, उसके में सही तरीके से मैनेजमेंट करना, अपने बच्चों को देखना और ख़ुद अपने सपनों को, अपनी सोच को उसके साथ साथ ले करके चलना। आपने बताया कि आपके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में हैं, 6 मंथ्स बाहर रहते हैं, आप अकेले यहाँ रहती हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आए अगर कि आपके हस्बैंड को आपको मालूम चले कि किसी और से अफेयर चल रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? मेरे हस्बैंड का? हाँ, नहीं करेंगे, विश्वास है। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो छीन के लेके आऊँगी अपने पास ही। नहीं, भ्रूण हत्या के बारे में आपकी क्या सोच है, उसको बताइए। आप लोग भ्रूण हत्या हमने बहुत सुना है, लेकिन एक माँ पर का बीतती है वो माँ जानती है, वो दर्द कैसा होता है जो करते हैं। कुछ बताएंगी अपने अनुभव में? मेरी लड़की की जो है एक लोग इसी तरह बता दिए, हम लोग भी इंटरेस्टेड हो गए, वो भी इंटरेस्टेड हो गए, हम लोग को पता नहीं। वो क्या किए कि मेरे लड़की को फट से अंगूठी पहना दिए वो लोग, पता नहीं उन लोगों को फिर क्या लग गया, गए कि क्या कुछ हुआ, क्या उन लोगों को चाहिए था हमसे 8 लाख की गाड़ी, 20 लाख कैश, मैं तो इतना दे नहीं पाऊँगी। कुछ लोग बोले कि जाके उनका जो है पैर और पकड़ लीजिए आप लोग, कि चलिए वो भी कर लेते हैं, लेकिन उनको वो भी नहीं अच्छा लगा। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं ना, आप लोग एक मैसेज छोड़िए कि भ्रूण हत्या जो है ना वो मजबूरी में आदमी करता है, कोई को अच्छा नहीं लगता है भ्रूण हत्या कराने में। मैं बहुत इसके खिलाफ थी कि लड़की लड़का में कोई अंतर नहीं है, और मैं आज भी कह रही हूँ कि लड़की लड़का में कोई जो करता है अंतर ना, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। इसलिए फर्स्ट जो बच्चा हो गया वो भी मेरा ही औलाद है, वो भी मेरा ही औलाद है, इसलिए उसको ही आशीर्वाद मान के आप रख लीजिए। और भ्रूण हत्या मैं मेरे ख्याल से लगता है कि भ्रूण हत्या कराने का मेन रीज़न यही होता है, एक माँ को क्या दर्द है वो माँ जानती है। सुबह से शाम हो चुकी है और शाम से रात हो चुकी है और अंदर ऑडिशंस अभी अभी समाप्त हुए हैं। आइए अब जानते हैं हमारे जूरी मेंबर्स ने कौन से वो नाम सेलेक्ट किए हैं जो मेगा ऑडिशंस में होंगे बनारस के चेहरे।